दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम एक सच्ची घटना, सच्ची कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। एक जवान, एक फौजी जो है विपरीत परिस्थितियों में सीमा रेखा पर अपनी जान की बाजी लगा करके रक्षा कर लेता है। तब कहीं जाकर के हम लोगों को सुख और चैन की नींद आती है, पर इस जीवन की जो है जीवन रेखा की रक्षा वो नहीं कर पाता है। मैं आज आपको कहानी जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिला की, जिसमें एक थाना पड़ता है पंचायत घाट। पंचायत घाट में गांव पड़ता है छुआ का नगला। वहां का रहने वाला एक दिनेश नाम का लड़का है, दिनेश कुमार, जिसकी उम्र लगभग 32 साल है। इसकी पत्नी का नाम रमा है, जिसकी उम्र 30 साल है। रमा के 2 बेटे, एक बेटा और एक बेटी, 2 पुत्र भी हैं। चूक रमा एक सरकारी अध्यापक है और दिनेश जो है वो फौज में नौकरी करता है। तो पैसा उनके पास है, दोनों की नौकरी है, दोनों के पास पैसा आता है, तो उनका परिवार बड़े खुशहाल पूर्वक से चल रहा होता है। दिनेश के परिवार में किसी बात की कोई कमी नहीं रहती है, इसलिए इनका परिवार बड़े खुशहाल से। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 6 जून की। 6 जून की बात करता हूं। 6 जून को दिनेश बाबू जो है श्रीनगर से, हेडक्वार्टर से छुट्टी लेकर के 20 दिन की वो अपने घर आते हैं। तो जब वो घर फर्रुखाबाद स्टेशन पे आते हैं, उसके बाद गांव को जाते हैं। तो जब गांव नजदीक रह जाता है तो अपने पत्नी को फोन लगा करके वो अपने भाई को फोन, जिनके भाई जो है एटा जनपद के अलीगंज मोहल्ले में रह लेते हैं, वहाँ फोन लगाते हैं। उनका नाम रमेश है। फोन लगाते हैं कि भैया मैं 20 दिन की छुट्टी लेकर के घर आया हुआ हूँ और मैं बहुत शीघ्र ही घर पहुंचने वाला हूं। उनका भाई रमेश उन्हें बताता है कि बहुत अच्छी बात है बेटे, जब आप घर पहुंच जाओ तो घर जब पहुंच जाओ तो मेरे को फोन करके जरूर बता देना कि मैं घर पे आ गया हूं। काफी देर इंतजार करने के बाद उसका फोन जब नहीं आता है तो रमेश को चिंता होने लगती है, बहुत चिंता होती है। फिर वेट कर लेते हैं। फिर चिंता होने के बाद वो फोन पुनः लगाते हैं कि चलो उसका फोन नहीं आ रहा तो मैं लगा लेता हूं, लेकिन दिनेश का फोन जो है स्विच ऑफ बताने लगता है। अब उसे और परेशानी हो जाती है कि स्विच ऑफ कैसे हो गया। तो वो अपनी जो उसकी पत्नी है रमा, उस रमा को फोन लगाता है कि रमा ऐसे ऐसे उनका फोन आया था और वो भाई कह रहे थे दिनेश कि मैं बहुत जल्दी पहुंचने वाला हूं, कि घर पहुंचे हैं अथवा नहीं पहुंचे हैं, मुझे चिंता हो रही है। तो उनकी जो पत्नी है उन्हें बताती नहीं, यहां तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन उस फोन को सुनने के बाद वो चौंक जाती है। वो टीचर है तो वो भी हेडक्वार्टर, श्रीनगर हेडक्वार्टर फोन लगाती है और वहां से पता करती है कि हमारे पति जो दिनेश बाबू है वो क्या वास्तव में छुट्टी पे आए हैं। वहां से पता चलता है कि हाँ 20 दिन की छुट्टी लेकर के वो यहां से निकल भी गए हैं, अब घर पे नहीं आए हैं। सोचती है चलो कहीं या मेरे बहुत मिलने वाले यार दोस्त हैं उनके, कहीं न कहीं वो रह गए होंगे। सवेरा होता है, गांव में एक डेड बॉडी पड़ी मिलती होती है।
सारे गांव के लोग उस डेड बॉडी को देखने जाते हैं, मगर ये अध्यापिका जो है रमा उस बॉडी को देखने नहीं जाती है। अब उनका जो पता नहीं था कि दिनेश गायब तो था ही, तो वो पत्नी सुबेरे अपने बच्चों को लेकर के अलीगंज जो है रमेश के पास पहुंच जाती है और अपने भाई को बताती है, जेठ को बताती है कि भाई साहब कि ऐसे ऐसे मुझे सुनने में आया है कि गांव में एक डेड बॉडी मिली हुई थी, कहीं शंका न हो तो आप उसको देख लो जा करके। तो फोन लगाता है पुलिस को, पुलिस कहती है हाँ डेड बॉडी सुरक्षित है, मॉर्चरी हाउस में रखी हुई है, आप आ जाइए। रमा से भी कहता चलिए, रमा कहती नहीं आप देख आइए, मैं देखती तो मैं पहले ही चली जाती। तो उनका भाई रमेश जो है वो देखने आता है। जब देखने आता है तो उसको देखने के बाद वो शनाख्त कर लेता है कि ये मेरे भाई दिनेश की ही बॉडी है। बात करते हैं इस अध्यापिका की। देवकरण नाम का आदमी है, वो फरुखाबाद के पड़ोसी जिला में, पड़ोसी गांव में ही रहने वाला है, इन्हीं के पास का ही रहने वाला है। उनकी पत्नी का नाम है मालती और देवकरण के 2 पुत्रियां हैं, उसमें सबसे बड़ी का नाम है रमा, छोटी पुत्री का नाम है सुलेखा। रमा जितनी ही देखने में खूबसूरत है उतनी ही वो पढ़ाई में भी खूबसूरत है। क्यों कि उसने एमए क्लास भी बड़े अच्छे मार्क्सों से पास किया है, बीएड की उसने डिग्री ली हुई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती बोर्ड की परीक्षा परीक्षा निकलती है, वो जगह निकलती है, तो रमा भी उसमें फॉर्म अप्लाई करती है, मगर भाग्य दुर्भाग्य से वो परीक्षा ही कैंसिल हो जाती है। अब उस रमा की उम्र जो है जवानी की दहलीज पे कदम रख देती है, 20-22 की उम्र हो जाती है। उसके पिता को, देवकरण को, उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। देवकरण चाहते हैं कि मेरी बेटी रमा जो है एक किसी टीचर के ही साथ शादी हो जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो अपना कैरियर इसी विभाग में बनाना चाहती है। मगर नहीं मिलता है, टीचर नहीं मिलता ढूंढे से भी। तो फिर पड़ोसी अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनसे कहते हैं कि भाई अगर टीचर नहीं मिलता है तो अन्य कोई लड़का सर्विस में लगा हुआ हो तो मुझे बताओ। इनका एक परिचित जो है इन्हीं दिनेश बाबू का नाम बताता है, तो उन्हें लेकर के वो दिनेश बाबू को देखने के लिए आते हैं। दिनेश बाबू को पहली नजर में देखते ही देवकरण अपनी बेटी के लिए उन्हें पसंद कर लेते हैं। तय रिश्ता हो जाता है। देवकरण जो है अपनी बेटी की धूमधाम से शादी दिनेश बाबू के साथ कर देते हैं। जब शादी हो जाती है तो आगे कहानी है, उसके 2 बच्चे हो जाते हैं। अब देवकरण जो है अपने बेटी की शादी करने के बाद निश्चित हो जाते हैं। दिनेश बाबू की छुट्टी से जो आते हैं, डेड बॉडी भैया शनाख्त कर लेता है। पुलिस जो है रमेश से ही पूछताछ करती है कि अब आप ही इस मैटर को सुलझाइए। रमेश कहता भाई मैं क्या बता सकते हैं, जितनी जो घटना हुई है मैं उतनी ही बता सकते हैं। तो वो पूछता है कहीं आपको किसी पे शक? तो वो उनका भाई जो रमेश है वो ये बताता है कि मुझे शंका दिनेश की पत्नी जो है रमा पर हो रही है। क्यों कि उनका जो है बात करने का लहजा, जब उन्होंने मुझे ये बताया कि डेड बॉडी मिली है मगर खुद देखने नहीं गई, और अभी 3-4 माह से मेरे भाई के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं है। दिनेश बाबू जो है 4 महीना की नौकरी करने के बाद 20 दिन की छुट्टी पर गांव आते हैं। 4-5 दिन गांव में रुकते हैं। गांव में 20 दिन की छुट्टी के बाद आते तो अपने गांव में ठहरते हैं।
बड़े जीवन 20 दिन की छुट्टी काटने के बाद फिर चले जाते, फिर 4 महीने की नौकरी करते, फिर 20 दिन की छुट्टी पर आते हैं। इधर इधर जो है दिनेश बाबू से ये रमा जो कहती है कि तुम तो नौकरी पे चले जाते हो, मैं बीएड हूँ, पढ़ाई लिखाई मेरी एमए तक हुई है, मैं चाहती हूँ कि मैं शिक्षिका की नौकरी करूं। उनको गुड फेथ में ले लेती है, भाग्य से और फिर दोबारा से शिक्षकों की भर्ती निकलती है। उसमें रमा भी अपना फॉर्म डालती है, परीक्षा देती है और रमा जो है अच्छे मार्कों से पास हो जाती है। अच्छे मार्क्स आने की वजह से उसे नियरेस्ट वाला ही जगह दे दी जाती है प्रथम चॉइस में कि आप कहाँ जगह मांगती हो, तो उसे जगह उनकी जहाँ इनका मायका है उसी के पास उसे अपॉइंटमेंट मिल जाता है। जब रमा को अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो रमा ससुराल छोड़ करके अपने मायके में रहने लगती हैं। ये इनका व्यवहार, ये इनका आचरण घर वालों को, ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगता है और दिनेश से शिकायत की जाती है कि दिनेश ये बात ठीक नहीं है, लड़की शादी के बाद अपनी ससुराल रहनी चाहिए, मायके में नहीं रहनी चाहिए। दिनेश अपनी पत्नी को समझाते हैं लेकिन बात नहीं बनती है। पत्नी कहती है अगर आपको बुरा लगता है तो मेरा गांव के पास में, इसी गांव के आजू बाजू में कहीं पर मेरा मकान घर बना दीजिए, मैं वहां रह करके पढ़ाती रहूंगी। दिनेश की बात समझ में आ जाती है, जगह लेकर के उनका 4 कमरे मकान बना दिया जाता है, बढ़िया टाइल वाल्स लगा करके मकान बना दिया जाता है और अब जो है रमा उस अपने नए मकान में शिफ्ट हो जाती है। कालांतर में रमा जो है स्कूल में पढ़ाने जाने लगती है, जी फिर चले जाते हैं अपनी सर्विस पर। इस रमा को जो है अब अपने एक आदमी की कमी महसूस होने लगती है। रमा शिक्षिका है, उसी जहां स्कूल में, जिस स्कूल में रमा पढ़ाती हैं उन्हीं में दिनेश की बुआ का लड़का अमोल भी पढ़ाता है। बाद में इनका परिचय होता है, तब वो बताता है कि वो तो मेरे मामा के लड़के हैं, इस रिश्ते में आप हमारी भाभी हुई। अब दोनों लोग चूक देवर भाभी हो गए तो प्यार मोहब्बत की बातें भी होने लगी, कोई रिश्ते में अब कोई बात नहीं रही, तो चाय पानी के लिए भी रमा अपने घर बुलाने लगती है। और देवर का रिश्ता, भाभी का रिश्ता थोड़ा नाजुक रहता है, इनके दोनों के कब कदम बहक गए, इस कदमों की न तो परवाह रमाने की और नहीं अनमोल ने की। अनमोल जो है उन्हीं के घर में शारीरिक संबंध बनाते हैं और दोनों लोग स्कूल को चले आते हैं। अब ये जो सिलसिला है संबंधों वाला, अब वो रुकता नहीं है। अब वो लगातार कभी रमा की तरफ से और कभी दिनेश की तरफ से रिश्ते के लिए स्वीकृति दी जाती और अपना वो संबंध बना देते। कहते हैं इश्क और मुश्क, प्यार, ये छुपाई नहीं छुपता है। धीरे धीरे ये चर्चा जो है गांव में होने लगती है। होता क्या है कि एक कमी को पूरी करने के लिए, आदमी की कमी को पूरा करने के लिए रमा अनमोल को रात को भी अपने घर बुलाने लगती है। अब अनमोल वहां खाना खाता है और वहीं रात को सोता है। जो रमा हुआ करती है वो बच्चों को खाना खिला करके जल्दी सुला देती है और अब जो है वो उसको साथ लेकर के दूसरे कमरे में सोने लगती है। ये चर्चा गांव के लोग भी जान जाते हैं कि कुछ तो जरूर गड़बड़ हुआ है जो ये लड़का यहाँ रुकता है। अब दिनेश जो है छुट्टी पर आता है, उसी बात पर आते हैं। अब वहां जो डेड बॉडी मिलती है उसकी शनाख्त की बात चलती, उसका नाम रख देती है, तो पुलिस शनाख्त के लिए
उसको बुलाती है कि आइए आप। वो महिला जो रमा शिक्षिका है वो डेड बॉडी को पहचान से मना कर देती है और जो पूछती है उसमें पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती है, चारोरी पूछी जाती है और अपने मुखबरों से पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि रमा के अवैध संबंध अमोल से थे। इस संबंधों की जानकारी दिनेश बाबू को लग जाती है कि मेरी पत्नी के संबंध गड़बड़ है, तो अपनी पत्नी को वो रोकता है, समझाता है। तो वो रमा है, रमा कहती है, बेधड़क कहती है रमा कि जिनके पति विदेश में रहते हो तो उनके पास, गांव वालों के पास इसी चरित्र के अलावा, इल्जाम लगाने के अलावा और उनके पास रहता ही क्या है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और इस तरह से वो अपने पति को फिर गुडफीट में ले लेती है। मगर वो शंका तो कर जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। अपने बच्चों को पूछता है, दिनेश बाबू अपने बच्चों को पूछता है। तब वो बच्चे बताते हैं कि अनमोल अंकल यहाँ आते हैं और मम्मी जो है अनमोल को लेकर के उस कमरे में चली जाती है, हमें इधर सुला जाती है, मैं इधर रहता हूँ, अनमोल उधर सोते हैं और जी मम्मी उधर सोती है। तो अब जो अनमोल जो रहता है दिनेश, वो अनमोल के घर जाता है और अनमोल से कहता है कि अगर देख भाई, तेरी अगर छाया भी उधर दिखाई देगी मेरी घर की तरफ और मैंने देख लिया तो वो तुम्हारा जीवन का आखिरी दिन होगा। यही बात वो अपनी पत्नी से भी कहता है कि अगर तुम्हें को मैंने कभी देख लिया तो वो जीवन का तुम्हारा आखिरी दिन होगा, मैं तुम्हें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब वो शंका तो करता ही है। तो सवेरा होता है, वो पत्नी अब कहती है कि मुझे जाने आने में परेशानी होती है, मुझे स्कूटी दिला दो। वो पति स्कूटी भी उसको दिला देता है। स्कूटी से वो जाने लगती है, आने लगती है, जाने लगती है, आने लगती है। 20 जो जून की बात हो रही है, उसी में वो दिनेश बाबू अपने घर आते हैं। रात के 11:30 बजे किवाड़ के अपने कुंडी खटखटाते हैं। रमा जो है कुंडी नहीं खोलती है और सोचती है कि रात के 11:30 बजे कौन आया हुआ है। कुंडी तो खोलती है मगर बहुत देर लग जाती है, क्योंकि उसमें अनमोल रहा होता है। तो अनमोल को वो एक कमरे में, दूसरे में किसी जो लकड़ियां के गट्ठर होते हैं जिससे आग जलाई जाती है, उसके नीचे वो उसको लिटा देती है, ऊपर से लकड़ियां रख देती है, तब आकर के वो किवाड़ खोलती है। अनमोल दारू भी पीता था, उसने भी इस महिला को, शिक्षा रमा को भी दारू पीने की थोड़ी सी आदत लगा दी थी। वो दारू पिए हुई थी, पैर लड़खड़ाते हुए वो किवाड़ खोलती है। तो दिनेश का माथा ठनक जाता है। क्या पूछता, क्या तुम दारू पीने लगी हो? बोलो नहीं, दारू नहीं पी हूं, मुझे थोड़ी उम्मीदी हो इसलिए ऐसा आपको लगता है। वो पकड़ी न जाए इसलिए बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ के उसको अंदर ले जाती है और अपना क्रिया चरित्र फैलाना शुरू कर देती है। बड़ी मीठी बातें करती है। और वो जब मुझे वो कहता है दिनेश कि मुझे लगता है कि कहीं अनमोल तो नहीं है इस कमरे में। वो कह रही, आप कैसी बात करते हो? लो तुम ही अपने हाथ से द्वार का जो दरवाजा है उसका ताला लगा दीजिए, आराम से खाना खाइए, चाबी भी अपने पास रख लीजिए, कहीं हवा भर के थोड़ी उड़ जाएगा अगर होता, कहीं कोई नहीं है। मीठी बातों में फंसा करके और उसको वो है सुला देती है। दिनेश चूक 4 माह की छुट्टी पे आते हैं, मीठी बातें करती है और संबंध बनाने के बाद आदमी दिनेश बाबू सो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं तो वो महिला है बड़े धीरे से उनके पास से उठ करके अमोल के पास जाती है। अमोल को पीछे दरवाजे से बाहर निकाल देती है, खुद भी बाहर जाती है और कहती है कि आज का दिन ऊपर वाले की
की कृपा से मैं बच गई। अगर किसी तरह से तुम पकड़े जाते तो आज का दिन तुम्हारा और हमारा लास्ट होता। अब हम लोग कैसे मिल सकते हैं? अगर आज का दिन, मैंने पत्नी कह रही है, आज का दिन अगर तुमने अपने हाथ से निकाल दिया तो फिर हमारा आपका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? अमोल कहता तो मैं करूं क्या कि वो हम लोगों को रास्ते से हटाए, उससे पहले हम क्यों न इसको रास्ते से हटा दें। आइडिया जच जाता है, अमोल आता है, उन्हीं की सर्विस रिवॉल्वर से दिनेश को 2 गोलियां मार देता है। दिनेश की ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। डेड बॉडी को खींच के दूसरे कमरे में रख दिया जाता है, उसकी फौजी की बॉडी को, और कमरा साफ कर दिया जाता है धुलधुला करके। कमरे में डेड बॉडी पड़ी रहती है। 6 जून की बात है, 7 जून को डेड बॉडी पड़ी रहती है। 7 जून की रात को जो है वो उसी की स्कूटर पर बोरे में लाश रख करके गांव के बाहर फेंकने चला जाता है अनमोल। बॉडी फेंकने के बाद वो घर आ जाता है, स्कूटी खड़ी करके अपने घर चला जाता है। 8 जून को सुबह बॉडी प्राप्त होती है और जांच पड़ताल चली रही है। उसमें जो उनका दिनेश का भाई रहता है रमेश, वो जो है अपने दिनेश की पत्नी पे शंका करता है। उनकी पूछताछ होती है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। रमा को जब लॉकअप में डाल देती है और शाम हो जाती है, रात हो जाती है, रमा को पुलिस सोने नहीं देती है। बार बार टॉर्चर, रमा टूट जाती है। और जो रमा कहानी सुनाती है, उस कहानी पर घर वाले भी बहुत चक्के रह जाते हैं कि एक हंसते खेलते परिवार को अपने ही हाथों से इस महिला ने शेम आग लगा ली है। तो खुद जिन्हें इश्क का बीमारी, इश्क का भूत चढ़ता है, इससे पहले मैंने बताया था कि प्यार अंधा ही नहीं बहरा भी होता है। आगे आज हम कहेंगे कि इस महिला को ना खुदा मिला ना विशाली सनम। महिला और वो अनमोल को पुलिस पकड़ लेती है और जिन धारा 302 की धारा में उनका चालान कर दिया जाता है। वर्तमान में दोनों जेल की हवा खा रहे हैं। जमानत अर्जी डाली गई है, जमानत उनकी कैंसिल कर दी गई है। अब हाई कोर्ट में जमानत पड़ी हुई है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? और जो कहानी सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमें आत्मबल बढ़ता है और मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके सामने अच्छी से अच्छी कहानियां ला सकूं। आज की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।